हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। एक साथ 5,000 रुपये महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों से भीतर महिलाओं के खाते में राशि भेज दी जाएगी। हालांकि इस बार कई महिलाओं के नाम लाभार्थी लिस्ट से कट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 47 लाख लोगों को अब राशि मिलने वाली है। स्क्रूटनी में कई महिलाओं के नाम कट गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक महिलाओं के खाते में राशि चली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आधार लिंक वाले खातों में राशि भेजने का नया नियम बनाया है। इसी वजह से राशि मिलने में देर हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 किस्त खाते में नहीं आई हैं। तीसरा महीना चलना शुरू हो गया है। मौजूदा विधानसभा सत्र में भी मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लिहाजा अब सरकार बकाया दोनों किस्त देने की एक साथ तैयार कर ली है। मार्च क्लोजिंग के पहले सरकार अपने सारे बकाये का सेटलमेंट करना चाहती है। इस दिशा में विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों की मानें कि आधार से लिंक होने के बाद फर्जीवाड़े में काफी कमी आएगी। लाभुकों की संख्या में भी कमी आएगी। वैसे भी हर जिले में हुई जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं। माना जा रहा है कि 5 से 10 लाख फर्जी लाभार्थी की संख्या कम हो जाएगी। होली के पहले झारखंड के कई कर्मचारियों को हेमंत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों को मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार इन कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। दरअसल झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के महंगाई भत्ता को लेकर सहमति बन गई है। कुल 3% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। झारखंड आवास बोर्ड की बैठक मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय में हुई थी। बैठक में डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बैठक में राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडल अंतर्गत शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों के मकान, फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंड को लॉटरी के माध्यम से पूरी आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए कंप्यूटरी प्रणाली के लिंक की घटनाओं की स्वीकृति दी गई। ये फैसले भी लिए गए। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में मुख्यालय और रांची स्थित अस्थायी निरीक्षण भवन सह अतिथिशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाने और आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों के भांति अनुमान्य विभिन्न भत्तों की स्वीकृति दी गई है। बोर्ड की बैठक में इसके अलावा आदित्यपुर एक स्थित निरीक्षण भवन की चारदीवारी की मरम्मती के लिए कुल 1,84,910 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जमशेदपुर प्रमंडल के आदित्यपुर स्थित सहायक अभियंता भवन की मरम्मत कार्य के लिए कुल 1,33,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। महाकुंभ से लौट रही राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा सुबह करीब 3 बजे लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित होटवाग NH 75 के पास की है। इस हादसे में महुआ मांझी, उनके बेटे सोमबीत मांझी, बहू कृति श्रीवास्तव मांझी और चालक भूपेंद्र बास्की जख्मी हो गए। घटना के वक्त सांसद का परिवार महाकुंभ से स्नान कर लौट रहा था और उनकी कार की टक्कर घटनास्थल पर खड़ी ट्रक से हो गई। इस दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सांसद महुआ मांझी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सभी जख्मियों को लातेहार सदर अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और फिर बेहतर इलाज के लिए सभी को रांची के आर्केड अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार रांची के ऑर्किड अस्पताल में मौजूद रहकर झामुमो नेत्री एवं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। उनके इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेडिकल टीम सक्रिय है। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी अस्पताल पहुंचे।
और मंत्री इरफान अंसारी के साथ लंबी चर्चा की। मंत्री अंसारी ने आश्वस्त किया है कि महुआ मांझी अब खतरे से बाहर हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच वापस आएंगी। हां, याद दिला दें कि आज यानी बुधवार की भोरे भोर सांसद महुआ मांझी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनका कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई। कार उनके बेटे चला रहे थे। हादसा तालेहार के सदर थाना क्षेत्र स्थित होठवाग NH 75 के खुशबू ढाबा के पास हुआ था। इस हादसे में उनका बेटा, उनकी बहू और ड्राइवर घायल हो गए। फिलहाल सभी ऑर्किड अस्पताल में हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान काल बुधवार को हो रहा है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। 13 जनवरी से अब तक 64 करोड़ 43 लाख श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं। मंगलवार को भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह, शाम और आधी रात तक संगम नगरी में आध्यात्मिक स्नान का चक्र बिना रुके जारी है। सोमवार देर रात 1:30 पर जब देश का अधिकांश हिस्सा सो रहा था, तब भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। आज अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा, जिसके चलते प्रयागराज के सभी प्रवेश मार्गों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति बनी हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंगलवार शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र और शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव बारात का भव्य आयोजन किया जाएगा। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पहली बार झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन KKN स्टेडियम में करेंगे। इसके बाद वे शिव बारात को रवाना करेंगे। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, साथ ही 4 विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। देवघर जिला प्रशासन ने महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लेकर शिव बारात रूट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 3000 पुलिसकर्मी और कई दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जगह जगह हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। DC विशाल सागर और SP अजीत पीटर डुंगडुंग पूरे सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने पहुंचे हैं। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर बाबा की चतुष्प्रहर पूजा होगी। विग्रह पर माता को सिंदूर अर्पित कर बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न किया जाएगा। बाबा भोलेनाथ को दूल्हे की तरह सजाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने विशेष पूजा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाशिवरात्रि अनुष्ठानों के तहत बाबा बैद्यनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों के शिखर पर पंचशूल स्थापित किए गए। विशेष पूजा के बाद पंचशूलों को फिर से मंदिर शिखर पर चढ़ाया गया। इसके बाद बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर के बीच गंठबंधन चढ़ाने की परंपरा निभाई गई। सुबह 8:45 बजे से पंचशूल पूजा शुरू हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इसके बाद मंदिर के महंत ने मंत्रोच्चार के साथ बाबा और माता पार्वती मंदिर के बीच प्रेम का प्रतीक गंठबंधन चढ़ाया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार शाम को शिव बारात का विधिवत उद्घाटन किया। उनके साथ पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडेय, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक सुरेश पासवान और जिप अध्यक्ष किरण कुमारी, संताल परगना के आयुक्त लालचंद डांडेल, DIG क्रांति कुमार, अंबर लकड्डा, DC विशाल सागर, SP अजीत पीटर डंगडुंग, शिवरात्रि महोत्सव समिति अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा, पंडा धर्मरक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर मौजूद थे। फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि पर बाबा भोले की बारात निकलने की परंपरा है। बाबा बैद्यनाथ दूल्हा बनकर मैया पार्वती संग ब्याह रचाते हैं। बता दें कि पहली बार देवघर में पर्यटन विभाग शिव बारात निकाल रहा है। इसमें शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा और उनकी पूरी टीम सहयोग कर रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
रांची के गोल संस्थान द्वारा आयोजित नीट 2025 परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित सेमिनार ने छात्रों के समक्ष अंतिम 2 महीनों की रणनीति स्पष्ट की। क्लासरूम में उपस्थित छात्रों ने इस महत्वपूर्ण सत्र में भाग लेकर परीक्षा के निर्णायक दौर में अपनी तैयारी को धार देने के गुर सीखे। संस्थान ने स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और स्कोरअप द्वारा रिवीजन, टेस्ट सीरीज, AITS, स्पॉट और DPP के द्वारा छात्रों की प्रगति का आकलन कर रही हैं। यह समय छात्रों के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का है। गोल संस्थान के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर बिपिन सिंह ने छात्रों को NCERT पर केंद्रित रहने की सलाह दी। यह अंतिम समय नई पुस्तकों या अवधारणाओं को सीखने का नहीं, बल्कि पहले से सीखे गए ज्ञान को सुदृढ़ करने का है। नियमित टेस्ट सीरीज किसी प्रतिष्ठित संस्थान के मार्गदर्शन में टेस्ट सीरीज में भाग लेना अनिवार्य है। यह परीक्षा के दबाव को समझने और समय प्रबंधन को सुधारने में सहायक होगा। विश्लेषण केवल टेस्ट देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस बुक के प्रश्नों का विश्लेषण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। पैटर्न के अनुसार अभ्यास नीट के नवीनतम पैटर्न 180 प्रश्न के अनुसार नियमित रूप से अभ्यास करें। इससे परीक्षा के दिन आप परिचित महसूस करेंगे। अतिरिक्त सामग्री से बचें। अब नई अतिरिक्त पुस्तकों या NCERT से बाहर के अध्यायों को PRHने से बचें। यह समय पहले से ज्ञात अवधारणाओं को मजबूत करने का है। रिकॉल मिस्टेक डायरी। अपनी रिकॉल या मिस्टेक डायरी को अपडेट रखें और नियमित रूप से उसका पुनरावलोकन करें। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और फॉर्मूला डायरी का नियमित रूप से पुनरावलोकन करें। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, विशेषकर NCERT में दिए गए नए रिएक्शंस का अभ्यास करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PT, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ज्यादा ध्यान दें। बायोलॉजी NCERT आधारित प्रश्नों, डायग्राम, समरी और ब्लू बॉक्स में दिए गए जानकारी पर विशेष ध्यान दें। तीनों ही विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी में असर्शन और रीजन, स्टेटमेंट आधारित और मैच द फॉलोइंग प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य योग और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। बिपिन सिंह द्वारा साझा की गई रणनीतियां अंतिम 2 महीनों में छात्रों को अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगी। परीक्षा में सफलता के लिए निरंतर अध्ययन, अभ्यास और मानसिक शांति आवश्यक है। छात्रों को इस महत्वपूर्ण समय में तनाव से बचकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। यह अंतिम चरण है और सही दिशा में किए गए प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। बोकारो जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक 8 साल की मासूम बच्ची, जिसे सबसे ज्यादा अपनी मां से सुरक्षा की उम्मीद थी, उसी की साजिश का शिकार बन गई। पुलिस ने 9 महीने की लंबी जांच के बाद इस भयावह हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें मासूम की हत्या की मास्टरमाइंड खुद उसकी मां निकली। 5 मई 2024 को पेटरवाड़ थाना में दर्ज FIR कांड संख्या 7420 के बाद पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। खुलासा हुआ कि रीना देवी अपनी बेटी और बेटे को लेकर एक शादी समारोह में गई थी। रात करीब 10 बजे बच्ची अचानक लापता हो गई और सुबह उसका शव झाड़ियों में मिला। बोकारो SP के निर्देश पर SIT टीम ने जांच तेज की और जब अपराधियों से सख्ती से पूछताछ हुई तो एक रूह कंपा देने वाली साजिश सामने आई। रीना देवी के अपने प्रेमी बाबूदास मुर्मू के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन जब मासूम बेटी ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी ही कोख को मिटाने की साजिश रच डाली। शादी समारोह से बच्ची को बहला फुसलाकर बाहर ले जाया गया। तीसरे आरोपी शिवनारायण बेसरा को शराब और पैसों का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करवाया गया। इसके बाद बाबूदास मुर्मू ने भी मासूम के साथ दरिंदगी की। सच छुपाने के लिए तीनों ने मिलकर बच्ची की हत्या कर दी। बेरमो SDPO के नेतृत्व में गठित SIT ने पुख्ता सबूतों के आधार पर रीना देवी, बाबूदास मुर्मू और शिवनारायण बेसरा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस जघन्य अपराध का खुलासा किया और तीनों को जेल भेज दिया गया। राज्य सरकार ने टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया है। इस संबंध में एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष। इसके अलावा अलग अलग दलों के 15 विधायकों को इसका मेंबर बनाया गया है। इसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्टीफन मरांडी, आलोक सोरेन, लुइस मरांडी, संजीव सरदार, सोनाराम सिंकू, जगत मांझी, दशरथ गगराई, सुदीप गुड़िया, राम सूर्य मुंडा, राजेश कच्छप, जिगा सुसारण होरो, नमन विक्सल कोंगाड़ी और रामचंद्र सिंह को भी शामिल किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के जोसाई मार्डी और रांची के नारायण उरांव को मनोनीत सदस्य बनाया गया है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के करीबी आकाश रॉय मोनू को सिमडेगा जेल से शिफ्ट किया जाएगा। उसे मधुपुर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह और पुलिस कप्तान सौरभ की अनुशंसा पर जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आकाश रॉय को मधुपुर जेल शिफ्ट करने की परमिशन दे दी है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है। यहां याद दिला दें कि आकाश रॉय मोनू एक शातिर क्रिमिनल है। वह कुख्यात अमन साहू का बेहद करीबी और खास माना जाता है। गुजरे कुछ दिनों में गढ़वा, रामगढ़ और छत्तीसगढ़ गोलीकांड में आकाश रॉय मोनू का नाम उछला था। साल 2023 में आकाश को सिमडेगा जेल में डाला गया था। अब उसे वहां से भी शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। बढ़ते साइबर अपराध और इससे लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संसदीय कार्यालय परिसर में नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत की है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट मेजर विनीत के सहयोग से संचालित इस साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन बुधवार 26 फरवरी को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस मौके पर सांसद कार्यालय से संचालित होने वाले नमो ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत राज्यपाल ने बटन दबाकर की। सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से शुरू हुए इस नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की राज्यपाल ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि सीमित जगह होने के कारण इसके संचालन में आने वाली परेशानी से भी राज्यपाल ने सचेत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नमो ई लाइब्रेरी के जरिए यहां आने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों को न केवल कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि जरूरत के हिसाब से प्रिंट भी ले सकते हैं। उन्होंने साइबर अपराध के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मेजर विनीत के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से समय समय पर साइबर विशेषज्ञों की मुफ्त राय, कार्यशाला आदि आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस में एआई पर दिए गए संबोधन से मिली है। उन्होंने कहा कि अब तो एआई का समय है और जब हम 2047 में विकसित भारत की सोच रख रहे हैं तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा। शुरुआत छोटे स्तर से होती है। विनीत साइबर शिक्षा को लेकर शुरू की गई इस पहल को अनोखा बताते हुए मेजर विनीत कहते हैं कि कोई भी शुरुआत छोटे स्तर से होती है जो आगे चलकर रोल मॉडल बन जाता है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर देश का पहला सेंटर है जो किसी सांसद के द्वारा खोला गया है। झारखंड में साइबर अपराध, खासकर जामताड़ा देश, दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में समय के साथ बढ़ रहे अपराध और इससे सचेत रहने की जरूरत है। इसके माध्यम से लोगों को साइबर शिक्षा की जानकारी दी जाएगी, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर के उपयोग और सावधानी को लेकर जागरूक किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पलामू जिले में अफीम के खेती के खिलाफ पलामू पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पिछले 2 महीने में पलामू के इलाके में 470 एकड़ से भी अधिक में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया है, जबकि 15 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है और 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अफीम की खेती के खिलाफ एक नए सिरे से अभियान की शुरुआत की गई है। सैटेलाइट मैपिंग के द्वारा अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। सैटेलाइट मैपिंग
एवं गोपनीय सूचना के बाद कई इलाकों में खेती चिन्हित हुई है। खेती को नष्ट करने के लिए पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। अफीम की खेती के खिलाफ अभियान में स्थानीय ग्रामीणों को अधिक से अधिक जोड़ने की पहल की जा रही है। जिन इलाकों में अफीम की खेती हुई है, उन इलाकों में दोबारा लोग खेती नहीं करें, इस पर निगरानी रखी जा रही है। अफीम की खेती को चिन्हित करने के लिए नए इलाकों को भी टारगेट किया गया है। पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया है और नए इलाके में खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। 2015 से लेकर 2022 तक जिन इलाकों में खेती हुई है, उन इलाकों में सर्च अभियान शुरू हुआ है। खेती में शामिल पुराने आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गिरिडीह जिले के स्ट्रांग रूम से ही मैट्रिक का पेपर चोरी हुई और फिर इसे वायरल किया गया। बताया जाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कमलेश ने यह सब किया, लेकिन पेपर लेकर जब वह अपने साथियों के साथ कमरे के अंदर गया तो उसकी नीयत ही बदल गई। पेपर के बदले कुछ पैसे कमाने का ख्याल जहन में आया तो प्रश्न पत्र को बेच डाला। 300 से लेकर 3000 रुपए तक में प्रश्न बेचने की बात कोडरमा पुलिस की जांच में अभी तक सामने आई है। यह भी साफ हुआ है कि गिरफ्तार लोगों ने पेपर के बदले पैसे लिया भी था। कोडरमा पुलिस मंगलवार को गिरिडीह से गिरफ्तार मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी कोडरमा समेत अन्य स्थानों पर छापे मारी, जिसमें कई गिरफ्तार हुए। अब सारा सवाल गिरिडीह में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र को भारी मालवाहकों से उतार कर रखने वाले अधिकारी कर्मी तथा पुलिस बल की सतर्कता पर उठने लगा है। सवाल कई है, जिसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। चूंकि जिस भवन में स्ट्रांग रूम बनाया गया था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह लचर है। भवन के कैंपस का मुख्य गेट ही टूटा हुआ है। गेट के सामने से गुजरी नाली पर भी टूटा हुआ स्लैब रखा हुआ है। 7 फरवरी को जब ट्रक के माध्यम से प्रश्न पत्र आया तो साइज में छोटा 2 ट्रक अंदर दाखिल हो गया, जबकि 14 चक्का ट्रक मुख्य गेट के बाहर सड़क पर खड़ी रही। फिर मजदूरों को लगाया गया और टोटो, ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया। टोटो पर प्रश्न पत्र लोड किया गया, फिर उसे नगर निगम के शहरी आजीविका केंद्र के 1-2 तल्ले भवन के ऊपरी तल्ले पर बनाए गए वज्रगृह में रखा गया। जब खुलासा होने के बाद यहां का जायजा लिया गया तो पता चला कि मुख्य गेट से भवन की दूरी महज 45 से 50 कदम है। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी कम दूरी तक मजदूर खुद ही प्रश्न पत्र का बंडल ला सकते थे। फिर मजदूरों की संख्या 7 से बढ़ाकर लगभग 1 दर्जन और टोटो की जरूरत क्यों पड़ी? असुरक्षित भवन का किसने किया चयन? यहां दूसरा सवाल भवन की सुरक्षा को लेकर है। आखिर शहरी इलाके में और भी कई भवन है जो सुरक्षित है, तो फिर ऐसे भवन का चयन क्यों किया गया जहां जैक द्वारा जारी किए गए सुरक्षा के गाइडलाइन का पालन नहीं हो सके? चूंकि नगर निगम जिस भवन को स्ट्रांग रूम बनाया गया था, वह जगह ही सार्वजनिक है। यहां दिन भर नशेड़ियों का अड्डा लगा रहता है। खूंटी जिले के रनिया में 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लिया है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। इस कारण जिले में लगातार समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह नाबालिग लड़कियों के साथ किशोरों ने गैंगरेप किया है, यह न केवल पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि समाज के लोगों पर भी बड़ा सवाल है। तनुश्री सरकार ने रनिया और तोरपा थाना क्षेत्र में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर दुखद बताया है। पॉक्सो एक्ट के तहत चल रही कानूनी प्रक्रिया। खूंटी बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के तहत कानूनी प्रक्रिया की जा रही है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत बाल कल्याण समिति को जानकारी दी। साथ ही बाल कल्याण समिति ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना काफी लज्जाजनक, दुखदाई और अफसोसजनक है। इस तरह की घटना से हमारे ऊपर भी सवाल उठते हैं। कहीं न कहीं हम सभी प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने में हम लोग नाकामयाब रहे हैं। हमें और काम करने की जरूरत है। तनुश्री सरकार ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है,
वे भी इसी समाज के हैं और नाबालिग हैं। उन पर अब कानूनी प्रक्रियाएं चलेगी। उन्हें शायद अपने कृत्यों को लेकर अफसोस नहीं होगा, लेकिन उनके कृत्यों के लिए हमारा समाज, प्रशासन लज्जित हुआ है। उन्हें जेजे एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रियाओं में जाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी विकृत मानसिकता को सिर्फ प्रशासन की पहल से बदला नहीं जा सकता है, बल्कि इसके लिए समाज के लोगों को भी आगे आना होगा। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीणों और अभिभावकों को भी ऐसे अपराधों के खिलाफ सजग रहने की जरूरत है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने कहा कि खूंटी जिले में वर्षों से अफीम की खेती की जा रही है। शराब और हड्डिया का सेवन बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी करते हैं। नशापान से हमारे समाज में आपराधिक और नकारात्मक गतिविधियां बढ़ी हैं। समाज को नशा मुक्त बनाकर ही दुष्कर्म जैसे घृणित वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है। नशा मुक्त गांव समाज बनेगा तो नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले कुकृत्यों में कमी आएगी और सुधार आएगा। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना होगा। यह सिर्फ प्रशासन द्वारा नहीं होगा, बल्कि समाज को भी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बच्चे नशे में होते हैं, अभिभावक भी नशा करते हैं। ऐसे में हम हमारे बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। माता पिता जिम्मेवार होंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।